बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। A63 का इस्तेमाल कैसे होगा? हर जो मेंबर है, ये पार्टी है, वो उसका मुख्तलिफ मतलब निकाल रही है। पहले जब इसका जिक्र शुरू हुआ कि पार्टी के लिए जो एक कानून बनाया गया कि पार्टी टिकट पे जो भी इलेक्शन लड़ेगा वो पाबंद होगा कि पार्टी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करो, ख़ास तौर पे इलेक्शन के वक्त। वो डेफिनेटली जिसने अगर नून लीग का टिकट लिया है तो वो नून लीग को वोट देगा, अगर पीटीआई को का टिकट लिया तो पीटीआई को दे देगा। फिर उसके बाद एक तशरीह आई कि वो आदमी वोट डाल सकता है और वोट के बाद वो डिसीड हो जाएगा क्योंकि उसने पार्टी मंशूर के खिलाफ वोट डाला। अब एक नई चीज़ सामने आई है, वो ये आई है कि जब पार्टी किसी को मना करती है मेंबर को कि आपने असेंबली में नहीं जाना, और वो असेंबली में जाता है तो वो वोट डालने से पहले ही नाअहल हो जाएगा क्योंकि पार्टी की बात नहीं मानी। तो इस बात को लेके अब वो जो है एक नया ट्रांसलेशन शुरू हो रही है। तो होगा क्या कि जिस तरह से अब मुझे भी जो बात समझ आती है, मैंने उसमें लिखा भी है कि जब एक आदमी बंदूक लेके कत्ल के नीयत से जा रहा है तो उसको पहले रोक लिया जाए कि वो कह के नहीं जी अभी तो इसने कत्ल किया ही नहीं, इस पर जुर्म लागू नहीं होता। बात यह है कि अगर उसको रोक लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर वो कत्ल कर देगा तो उसका तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, वो तो फिर वापस ही नहीं आएगा। तो ये बात पीटीआई की या हुकूमत की बात समझ आती है कि अगर वो बाहर ही अपना इजलास करते हैं, अपने मेम्बरान को बाहर रहते हैं और कहते हैं आपने असेंबली के अंदर नहीं जाना, और वो आदमी असेंबली के अंदर जाते हैं और स्पीकर को वो उन्होंने पहले इतला किया हुआ है कि ये आदमी के असेंबली में ये फलां लोग आए या हमारी पार्टी का कोई आदमी आया तो आपने उसको वोट डालने का हक नहीं देना, हमने उनको मना कर दिया, क्योंकि वो उसी वक्त नाअहल हो जाएगा कि पार्टी लीडर की बात जो लीडर है या प्रेसिडेंट है या कोई भी है उसकी बात नहीं मानी है, तो वो अगला एक्ट करने से पहले जो है वो नाअहल हो जाएगा। तो ये बात समझ आती है, शायद इसकी वजह से जो पीटीआई के जो लोग हैं वो वोट अंदर जाके नहीं डाल सकेंगे। इस तरह से जो कोरम है वो पूरा नहीं होगा और इलेक्शन नहीं हो सकेगा। ये भी एक बात है क्योंकि जो 60-65 लोग हैं, उस डर ये है कि पीटीआई को कि उनके वो लोग बिके हुए हैं, उनको 19 करोड़ 20 करोड़ की ऑफरें हो चुकी हैं और बल्कि डिलीवर भी पैसे कर दिए गए हैं और वो बड़े पक्के हैं जाने के लिए। और ये वो लोग हैं जो जहांगीर तरीन के साथ हैं और या अलीम खान के साथ हैं, ये वो लोग हैं। इसके अलावा जो इत्तेहादियों की बात है, अगर हम बात करें तो इत्तेहादी भी जो उनसे हैं, उनको जैसे कहते हैं ना कि मेडगी को भी जुकाम हो गया, तो जिनके पास 5-5 सीटें, जैसे कि शेख रशीद साहब ने आज कहा कि जिनके पास 5-5 सीटें हैं वो वजारत चीफ मिनिस्ट्री के ख्वाब देख रहे हैं। उन्होंने डायरेक्ट टंस किया परवेज अलाई और उसके जो साथी हैं उनके ऊपर किया, जिसके ऊपर मोहनस अलाई ने कहा कि हम तुम्हें जानते हैं, तुम हम ही से चंदे खाते थे और तुम्हारा किरदार हमारा हमें पता है सारा, तुम भी तो एक सीट लेके एक सीट के ऊपर इंटीरियर मिनिस्टर बन गए हैं। बात यह है कि शेख रशीद जैसा भी है, सबको पता उसके किरदार का, किस किस्म का आदमी है। अभी तक जिस पार्टी के साथ वो चल रहा है तो चल ही रहा है अभी तक, और अभी तक वो कहता है कि मैं इमरान खान के साथ हूँ। हो सकता है कब वो बदले, लेकिन लगता नहीं है कि वो इतनी जल्दी बदलेगा। उसको एक इज्जत मिली है पीटीआई के अंदर, और चीफ जो परवेज लाई और ये जो चौधरीयों के बारे में तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये इनके पर तो करप्शन, गबन, चोर बाजारी, हर किस्म के इल्ज़ाम अगर आप कहीं ना कोई नाम लें तो इनके पर फिट आते हैं और फिर मासूम के मासूम है। अभी तक जो ये खेल खेल रहे हैं बड़े ख्याल के, इतने गंदे कवानीन ऐसे बना रहे हैं, वो इस मुल्क के अंदर बुनियादों में, पंजाब की बुनियादों में वो जहर उगल रहे हैं, स्कूलों से लेके हर जगह पे मजहब को घुसा रहे हैं, और हालांकि इनके अपने जो काम है ये चोर बाजारी के हैं। देखिए, आप एक पार्टी के साथ चले हैं, फटाफट बिदक के इनको पता लगा कि आप मौका है तो हम किसी न किसी से कुछ हासिल कर लें। झूठ पे मबनी इन लोगों की सियासत है, बेईमान ये एक नंबर के हैं। इन्होंने नेशनल कोऑपरेटिव से लेके अब तक लोगों को सिर्फ लूटा है और फिर नेक के नेक बन गए हैं। मैं पहले भी प्रोग्राम में कर चुका हूँ कि एक हवलदार का बेटा आज खरबपति है ये गुजरात के, ये कैसे बन गए? इनके पास पैसा कहाँ से आया? इनको तो भैंस खरीदने के इनके पास पैसे नहीं थे, पैसे चोरी करते थे ये लोग।
اور آج وہاں کے سب سے بڑے نیک لوگ جو سے یہ کہلاتے ہیں وہاں پہ. تو عمران خان نے ہمیشہ جو چوائس کہتا تھا نا کہ میں کیپٹن ہوں, ٹیم بڑی اچھی بناؤں گا, تو وہ اس کی دیکھ لی ہم نے ٹیم دیکھی جو سی ہے وہ کہ ایم کیو ایم کیا ہو گیا, کاف لیگ کیا ہو گئی, پگاڑا کیا ہو گیا, سب لوگ اس کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. ہر آدمی اپنے قیمت بڑھا کے بیٹھا ہوا ہے اور ہر آدمی مفاد حاصل کرنے کی کوشش میں ہے. ان کے منسٹر کہاں تک ان کو راضی کرتے ہیں, عمران خان تک کتنا حد تک ان کو دیتا ہے, کس طرح سے بچاتا ہے اپنے آپ کو, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. کہتے ہیں کہ 48 گھنٹے جو سے ہیں بہت اہم ہیں, اور 48 گھنٹوں میں کوئی بھی ایسا فیصلہ ہو سکتا ہے. نظر یہ آ رہا ہے کوئی بھی جیتے, ایک ہارے گا ایک جیتے گا, لیکن بدامنی پاکستان کے اندر پھیلے گی اور پاکستان غیر مستحکم ہوگا. حالات جو سے ہر طرف خراب ہیں. اگر بلوچستان کے ذکر کیا جائے تو وہاں کی اسمبلی کے میں بھی عدم اعتماد لانے کی کوشش کر رہے ہیں, پنجاب میں بھی لانے کی کوشش کر رہے ہیں, خیبر پختونخوا میں بھی لانے کی کوشش کر رہے ہیں. صرف سندھ کو انہوں نے بچایا ہوا ہے, اور سندھ کے اندر جو ہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. حالات پورے ملک کے خراب ہوں گے اور غیر مستحکم ہو گئے. عمران خان ہارتا ہے یا جیتا ہے, دونوں طریقے سے. اس نے بھی ان کو اتنی آسانی سے نہیں جانے دینا. ہوگا کیا اگر بدامنی پھیلتی ہے تو پھر وہی لوگ آئیں گے جو ہمیشہ آتے ہیں اور ان کو یہ خود بلائیں گے. ایک بریگیڈیئر صاحب ہوں گے, ایک دو لیفٹیننٹ کرنل ہوں گے, ایک کرنل صاحب ہوں گے, کچھ میجر ہوں گے, کیپٹن ہوں گے, اور 100 کے قریب جو سپاہی. بس وہ قسمت پاکستان کی قسمت کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے پاکستان کا. اور فائنلی یہی ہوگا. پھر 10-12 سال جو سے ہے نا, آپ نعرے اکٹھے مل کے نا, پھر پی ٹی آئی بھی اور نون لیگ بھی اور فضل الرحمان بھی مل کے پھر ان کو ہٹانے کی کوشش کرتے رہیں گے, جیسا کہ پہلے 2-3 دفعہ ہو چکا ہے. تو یہ حالات جو سے پاکستان کی قسمت میں ہیں اور یہی ہونا ہے. اور اس قابل یہ لوگ ہیں بھی اسی قابل کہ ان کو ان چھچوروں کو ایک کٹورا مل گیا اور یہ پی پانی افر گئے ہیں, اور اتنے افر گئے ہیں. پیسہ ان کے پاس ہے, ایک ممبر آف پارلیمنٹ, یہ ممبر آف پروونشل اسمبلی 20 کروڑ میں خریدا جائے تو اس کا مطلب ہے کتنی امیر قوم ہے. یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ویسٹ میں کہ اتنی دکانداری ہوگی. اور نام لیتے ہیں اسلام کا, انہوں نے اسلام کا ہی بڑا غرق کر دیا اور پاکستان کا بھی بڑا غرق. ناظرین, اگلے بار آپ تک ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ ناصر. ہمارا پروگرام پسند آئے ہمارے چینل کو شیئر بھی کریں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں. اللہ حافظ.